हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम हिस्ट्री को, एनसीईआरटी हिस्ट्री को चैप्टर वाइज डील कर रहे हैं और आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, विच इज़ बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अगर चूँकि आज हमारा लास्ट चैप्टर है, आपने देखा होगा कि ये जो क्लास 6 की हिस्ट्री है, इसमें हमने एंशंट हिस्ट्री को पढ़ा। किस तरह से इंसान की शुरुआत होती है, जंगलों से शुरुआत होती है, खानाबदोश की ज़िंदगी से शुरुआत होती है, जो वक्त आगे बढ़ता है सेटलमेंट्स होती है, एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर के आने से इनइक्वालिटी आती है, जब इनइक्वालिटी आती है तो पावर स्ट्रक्चर इमर्ज होता है। हमने देखा जन था, फिर जनपद बना, महाजनपद बना, किंगडम बने, एम्पायर्स बने, अलग अलग डायनेस्टीज़ आई। हरियंका डायनेस्टी से शुरू हुआ, बड़ी बड़ी डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी आई, आगे जाके गुप्ता डायनेस्टी की हमने बात की। ठीक, तो ये सब चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस भी डेवलप हो रहे हैं और इस तरह से इंसान वक्त के साथ आगे आगे हर एक चीज़ में आगे आगे बढ़ता जा रहा है। अब इसके पैरेलली एक और चीज़ भी हो रही है, जैसे ही इंसान वक्त के साथ आगे बढ़ रहा है तो उसकी स्किल्स जो हैं वो भी डेवलप हो रही है। स्किल्स, उसका जो स्किल्स है, उसकी जो एस्थेटिक सेंस है, वो भी डेवलप हो रहा है। मतलब इंसान किसकी तरफ आ रहा है? आर्ट की तरफ आ रहा है ना। इंसान एक आर्टिस्ट की तरह सामने आ रहा है। अब जब उसकी ज़रूरतें सब कुछ पूरी हो रही हैं तो अब वो सिर्फ खाने की तलाश में ही, उसकी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी सिर्फ खाने की तलाश में ही नहीं रहती, बल्कि जब बेसिक नीड्स उसकी पूरी हो रही तो वो उससे आगे का सोच रहा है, नई चीज़ें क्रिएट कर रहा है, नई चीज़ें इन्वेंट कर रहा है, नई चीज़ें डिस्कवर कर रहा है। तो वही हमने देखा कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम इस स्किल्स को ही लेके डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, स्किल्स। अब स्किल्स क्या है? अब जब बात हो रही है बिल्डिंग्स की, तो दैट मीन्स उस टाइम ये जो दौर हमने पढ़ा पीछे, इस दौर का आर्किटेक्चर क्या था, एक ये चीज़ है। अब जब बात हो रही है पेंटिंग्स की, तो मतलब क्या आर्ट क्या था, लोगों के पास क्या हुनर था, है ना। उसके बाद जब बुक्स की बात हो रही है ना, तो ये भी एक मतलब जो लिटरेचर था, ये भी आर्ट में आता है। लिटरेचर, इस तरह से लोग कितने एस्थेटिक थे, लोगों का जो माइंड था वो कितना क्रिएटिव था, क्या क्या नई चीज़ें क्रिएट हो रही थी। ओवरऑल अगर इन चीज़ों को हम देखें तो मतलब लोगों के स्किल्स की बात हो रही है। कोई आर्किटेक्चर में आगे निकल रहा है, कोई आर्ट में आगे निकल रहा है, कोई लिटरेचर में आगे निकल रहा है ना। ये सब चीज़ें क्या है? स्किल्स हैं। तो यही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि टाइटल है चैप्टर का, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो विल स्टार्ट फ्रॉम बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स से शुरू करते हैं। अब जब आप उस वक्त की बिल्डिंग और आज की बिल्डिंग देखोगे, है ना, तो बिल्डिंग लफ्ज़ कहाँ से निकला? टू बिल्ड, कोई चीज़ बिल्ड करना, किसी चीज़ की तामीर। वो छोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो बिल्डिंग मतलब क्या बनाते थे वो लोग उस टाइम, क्या बिल्ड करते थे, उन चीज़ों को हम देखते हैं। ठीक, अब सबसे पहले जो इस चैप्टर में इन्होंने लिखा है, उस वक्त की अगर हम बात करें तो एक आयरन पिलर की बात हुई है यहाँ पे। आयरन पिलर। अब इस आयरन पिलर को लेके फैक्चुअल चीज़ें होंगी, आपको याद रखना होगा। सबसे पहले जो बुक के अंदर फर्स्ट पेज पे मेंशन है, दैट इज़ आयरन पिलर। क्या है ये आयरन पिलर? है कहाँ पे? सबसे पहले महरौली, दिल्ली के अंदर है। इसका जो वेट है, दीज आर द फैक्ट्स, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। 3 टन से ज़्यादा, प्लस लिखूँगा, मोर देन 3 टन्स इसका जो वेट है। इसकी जो हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 7.2 मीटर हाई।
ठीक है ना, ये भी अप्रॉक्स है, दिस इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब इस आयरन पिलर की सबसे बड़ी खासियत क्या है इस आयरन पिलर की, कि ये उस ज़माने के जो मेटलर्जी का प्रोसेस था, मतलब वो कितना शानदार किस्म का था, लोग कितने अवेयर थे मेटलर्जिकल प्रोसेस से उस वक्त पे। ये जो आयरन है ये रस्ट फ्री है, मतलब इस आयरन पिलर पे कोई भी जंग अभी तक नहीं लगा है, जबकि ये माना जाता है कि ये लगभग 1500 ईयर्स एगो का है। क्योंकि इस पे जो लफ्ज़ कैसे, उसका कैसे आइडिया लगाया हमने, क्योंकि इस आयरन पिलर पे जो इंस्क्रिप्शन है, मतलब जो चीज़ें खुदवाई गई है, उस पे लिखा है नाम चंद्र। क्या लिखा है? नाम चंद्र, ठीक। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये किसी गुप्ता डायनेस्टी जो है, उस गुप्ता डायनेस्टी जो है, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे ही ये पिलर बनवाया गया होगा। चंद्र नाम से इसका ये अंदाज़ा लगाया गया, ठीक। दिस इज़ आयरन पिलर। इसकी मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा ताकि और ज़्यादा आपको क्लैरिटी आ जाए। ओके, दिस इज़ आयरन पिलर। ये देखें, ये इसकी इमेज है, ठीक है। ये 7.2 मीटर इसकी जो हाइट है, अप्रोक्सीमेटली 7.2 मीटर ये लंबा है। 1500 साल पुराना, आयरन का बना, लोहे का बना, लेकिन अभी तक इस पे जंग नहीं आया। आप कमाल देखिए, है कितने साइंटिफिक लोग थे, कितने एडवांस लोग थे। गॉट इट? तो इस पे इंस्क्रिप्शंस हैं, कई चीज़ें इस पे खुदवाई गई हैं। आप जब सामने जाओगे, कहीं लोग गए भी होंगे तो वो दिख जाएगा कि किस तरह से इस पे चीज़ें खुदवाई गई है। और ये जो चीज़ें खुदवाई गई हैं, इस पे लिखा गया है, उसी पे एक नाम आता है चंद्र, जिसकी वजह से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो है गुप्ता डायनेस्टी जो है, उस वक्त के अराउंड इसको बनाया गया होगा। गॉट इट? आयरन पिलर के बाद नेक्स्ट जो चीज़ बिल्डिंग्स के अंदर डिस्कस किया है, दैट इज़ स्टूपा। अब बिल्डिंग्स मतलब जो भी चीज़ उस टाइम ये कंस्ट्रक्ट करते थे, स्टूपास कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टूपा की मैं एक रिजेम्बलेंस बोलूँगा, जबकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मुस्लिम कल्चर की अगर आप बात करोगे तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर पहले जो सूफ़ी कल्चर हुआ करता था, उसमें जो बड़े पीर होते थे, तो जहाँ पे वो दफन हैं, उनके मरने के बाद जहाँ पे उनको दफनाया गया है, तो उनकी कब्र के ऊपर ही कुछ लोग ज़ियारत वगैरह बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं, और फिर जो डिवोटीज़ होते हैं वो वहाँ पे विज़िट करते हैं, है ना। अपना अलग, सबका अपना अपना फेथ है, ठीक। वैसे ही बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिस्ट फेथ के अंदर क्या होता है कि जो बुद्धा था या बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे, उनकी कोई भी बॉडीली रिमेन हो, उनका कोई भी बॉडीली रिमेन्स हो, है ना, उनके जिस्म का कोई हिस्सा या उनसे जुड़ी कोई चीज़ हो, है ना, उनसे जुड़ी कोई चीज़ हो, उसको एक स्मॉल बॉक्स के अंदर रखा जाता है, स्मॉल बॉक्स के अंदर, जिसे कहा जाता है रेलिक कैस्केट। फिर उसी वो जो छोटा सा बॉक्स होता था जिसके अंदर वो उनसे जुड़ी कोई चीज़ रखी जाती थी, उसी के ऊपर फिर क्या किया जाता था, मड से पहले उसको कवर करते थे, फिर ईंटों वाला मतलब एक उसके ऊपर से ईंटों वाला कवर आता था, कई बार मड ब्रिक्स होती थी, कच्ची ईंटें, कई बार बेक ब्रिक्स होती थी, फिर किसी जगह स्टोन स्लैब्स होते थे, फिर उसको और ज़्यादा रेलिंग्स वगैरह लग जाती थी, उसको स्कल्पचर सजाया जाता था। तो उसी किस्म का ये जो स्ट्रक्चर बनता था, उसको हम बोलते थे स्टूपा। ये बुद्धिस्ट रिलेटेड ये स्ट्रक्चर था, क्योंकि स्टूपा का जो अगर आप मीनिंग देखोगे, लिटरल मीनिंग, तो इसका मतलब ही होता है माउंड। माउंड क्या मतलब होता है? माउंड होता है टीला, है ना। जब भी आप कोई चीज़ इकट्ठी कर रहे होते तो वो टीला जैसा बनता है, ठीक है ना। तो वो ये टीला जैसा ही बनता है, और ये अलग अलग साइजेस का होता है ना। स्मॉल होता है, बिग होता है, टॉल होता है, राउंड हो सकता है, अलग अलग इसके शेप्स होते हैं। लेकिन कॉमन फीचर जो है इसका, कॉमन फीचर क्या है? ये रेलिक केस। हर स्टूपा के अंदर एक बॉक्स होगा जिसमें बुद्धा या बुद्धा के फॉलोअर्स से जुड़ी कोई चीज़ होगी,
वही जाके उसे सैक्रेड माना जाता है और इनके लिए एक किस्म की रिलीजियस प्लेस बन जाती है। मैं आपको इसकी ये इमेज दिखाता हूँ। ओके, ये इमेज है। अब देखो ये डोम लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे, इसके अंदर कहीं एक छोटा सा बॉक्स होगा जिसमें ये चीज़ें, फिर उसके ऊपर ये चीज़ें ऐड ऑन करते गए हैं और ये एक टीला जैसा बन गया है। दिस इज कॉल्ड एज स्टूपा। अब आप देख रहे हो कि इसके आसपास क्या है, ये रेलिंग्स है, ये रेलिंग्स है ना, ये एक्चुअली एक रास्ता है। स्टूपा के आसपास एक रास्ता है विच इज कॉल्ड एज प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ है जिसमें जो डिवोटीज होते हैं, बुद्धिस्ट फेथ के जो डिवोटीज स्टूपा विजिट करते हैं, तो वो इस स्टूपा के आसपास ये जो रास्ता बनाया होता है, जिस रास्ते के बाहर से ऐसे रेलिंग होती है, इसके आसपास घूमते हैं। कैसे? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। वो इनका एक वर्शिप है, एक दैट्स अ काइंड ऑफ वर्शिप इनके फेथ के हिसाब से। गॉट इट? तो दिस इज कॉल्ड एज प्रदक्षिण पथ। और आप देख रहे हो कि इन रेलिंग्स तक पहुंचने के लिए वी हैव गेटवेज। ये जो है इस स्टूपास के अंदर ये रेलिंग तक पहुंचने के, इसको बाहर से कवर करके इसका एक रास्ता, गेटवे बनाया जाता है। उसके बाद आप देख रहे हो ये जो गेटवेज हैं, ये जो रेलिंग्स हैं, ये सज, इनको डेकोरेट किया जाता है, डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स, स्कल्पचर पेंटिंग्स वगैरह बना के इनको डेकोरेट किया जाता है। अभी जो सारे स्टूपा हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसा इस फॉर्म में दिख रहा होगा, एक फर्स्ट टाइम जब बना होगा तभी फाइनल यही इसकी शेप होगी। किसी एक एज में इसका स्टूपा ही बना होगा, मतलब मान लो रिलीफ बॉक्स के ऊपर मड ही होगा, या ईंटें किसी आगे आके किसी दूसरे किंग ने वक्त के साथ आगे बढ़ते हुए इसको कुछ और ऐड किया, फिर किसी ने इसको रेलिंग ऐड की, किसी ने इसको और ज़्यादा स्कल्पचर ऐड किए, है ना। तो वैसे वैसे ये स्टूपास जो आज की फॉर्म में हमें दिखते हैं, तो ये इसमें जब फर्स्ट बने तो ये ऐसे नहीं होंगे, धीरे धीरे आगे आगे इसमें जो एडिशंस हैं वो होती गई हैं और फाइनली ये हमारे पास है। तो इस चैप्टर के अंदर आप देख रहे हो कि हमने बोला था स्किल्स में एक तो आयरन पिलर की हमने बात की कि कितने एडवांस लोग थे, मेटलर्जिकल नॉलेज जो उनके पास था कितना ज़बरदस्त था कि ऐसा आयरन पिलर बनाया जिसको 1500 साल 15 सदियां बीत गई लेकिन अभी तक उसे जंग नहीं लगा। उसके बाद देखो इस किस्म की बिल्डिंग्स होती थी, रिलीजियस प्लेस थी, लेकिन जिसको किस हिसाब से बड़े स्किलफुली आप देख रहे हो, ये जो इसके ये यहाँ पे ये चीज़ें आप देख रहे हो, इस पर देखो पूरे सीन्स बताए गए हुए, कितने अच्छे अच्छे सीन्स दिखाए हैं। इसको देख के इंसान मतलब कहानियाँ जो हैं ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, कहानियाँ दर्शा रहे हैं। तो ऐसा वही कर सकता है जो स्किल, जिसके अंदर स्किल हो, तो ये उस वक्त के स्किल को दर्शाते हैं। तो दिस इज़ स्टूपा। स्टूपास के बाद बात की है आर्टिफिशियल केव्स की। अब आर्टिफिशियल केव्स क्या होता है कि एक तो नेचुरल केव्स होती है, गुफाएं, है ना, जिसमें मतलब लोग रह सकते थे, लेकिन एक आर्टिफिशियल केव्स मतलब जहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों को मतलब ऐसे काट के खुदवा के उनसे अंदर एक स्पेस बनवाई गई है जहाँ पे इंसान रह सकता है। स्पेशली जो उस टाइम आर्टिफिशियल केव्स होती थी ना, वो एक किस्म की जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती थी जिनमें बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स होते थे वो रहते थे। उनका जो अपना काइंड ऑफ मेडिटेशन कहें या जो भी उनका रहता था, उनके लिए आर्टिफिशियल केव्स बनाई जाती थी। और ये जो केव्स थे इनको सजाया जाता था, इसके अंदर स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, उसके बाद पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती थी। ठीक है, अब हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो ये आर्टिफिशियल केव्स, कई लोग जो बुद्धिस्ट के फॉलोअर्स थे, जो ट्रेडर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, किंग्स होते थे, पावरफुल लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, तो वो ये चीज़ें करवाते थे जो लेकिन बुद्धिस्ट के फॉलोअर्स थे, इन बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए। गॉट इट? तो ये एक चीज़ है आर्टिफिशियल केव्स। और इसके बाद जो बात की गई है वो है टेम्पल्स की। अब टेम्पल आर्किटेक्चर जो है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर के अंदर, लेकिन यहाँ पे
वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं, यहाँ पे जनरली इन्होंने बताया है कि क्या क्या बनता था। जैसे हमने स्टूपास की बात की, हमने आर्टिफिशियल केव्स की बात की, और इसके अलावा टेम्पल्स की बात की। अब टेम्पल्स की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि हमने पीछे पढ़ा था कि बुद्धिज़्म के अंदर भी दो सेक्ट्स बन गए थे, एक था हीनयान, अनदर वन वाज महायान। तो महायान सेक्ट जो था वो अब आइडल वर्शिप की तरफ आ गए थे, बुद्धा का आइडल बना के उसकी वर्शिप कर रहे थे। तो उसी टाइम में जो मतलब जो हिंदुइज़्म का जो बिलीफ था उसमें कुछ जो डीटीज़ थे, जैसे शिवा है, विष्णु, दुर्गा, ठीक है ना, दीज आर डीटीज़। तो लोग इनके भी क्या बनाने लगे, आइडल्स बनाने लगे। तो इनके आइडल्स बना के किसी एक जगह इनको रखा जाता था, और वो उस जहाँ पे इनको रखा जाता था वहाँ जो इवेंचुअली जो स्ट्रक्चर बना उसको क्या बोला गया, टेम्पल। अब टेम्पल आप आगे चल के देखोगे कि साउदर्न आर्किटेक्चर है, जो साउथ का टेम्पल आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट है, जो नॉर्थ का टेम्पल आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट है, ठीक। वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे टेम्पल के अंदर कुछ खास चीज़ें जो होती थी, वन इज़, ये इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए, गर्भगृह, एक ये चीज़। सेकंड इज मंडपा या मंडप, और एक चीज़ आ गई इसमें, शिखर। शिखर। अब ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जो भी स्ट्रक्चर मंदिर जो बनता था उसमें जो चीफ डेटी होता था, मतलब जो डेटी होता था या जो आइडल होता था, जहाँ पे उसको रखा जाता था। अब ये बताने के लिए कि पता चले कि चीफ डेटी कहाँ है, इसके ऊपर ही स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता था, ठीक है ना, ऐसा, जिसको हम बोलते थे शिखर। शिखर, दिस इज गर्भगृह, मतलब जो वो जगह जहाँ पे कोई आइडल रखा हुआ है, जो चीफ डेटी है, जिसका मंदिर है, मान लो शिवा का मंदिर है, दुर्गा का मंदिर है, तो जहाँ पे दुर्गा की जो आइडल रखी गई है उसको हम बोलेंगे गर्भगृह। और उसको दिखाने के लिए कि एग्जैक्ट ये जगह, उसी जगह को ऊपर शिखर बनाया, वो जो बनाया जाता था स्ट्रक्चर ऐसा जैसा, दैट इज़ कॉल्ड एज शिखर। और फिर उसके सामने जो जगह होती थी जहाँ लोग इकट्ठा होते थे, एक किस्म का हॉल है ना, सामने डेटी है इसके ऊपर से, तो ये जो हॉल होता था जिसको हम कह सकते हैं असेंबली हॉल, जहाँ लोग इकट्ठा होके इसकी पूजा कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मंडप। तो ये तीन चीज़ें टेम्पल को लेके इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। वन इज़ गर्भगृह, ये मेन जगह है जहाँ पे चीफ डिटी को रखा जाता है। उसके बाद मंडप, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। और शिखर, शिखर वो मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर इस गर्भगृह के ऊपर जिससे पता चलता है कि ये जो जगह है दैट इज़ सेक्रेड, है ना। उस जगह के नीचे जो है वहाँ पे क्या है, आइडल या चीफ, आइडल ऑफ चीफ डेटी इज़ प्लेस्ड। गॉट इट। तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर है। टेम्पल में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, आप जैसे महाबलीपुरम का एग्जाम्पल दे सकते हो, एउल का एग्जाम्पल दे सकते हो। आप कश्मीर की बात करें तो सन मार्टन टेम्पल है, जो हमने कल ही डिस्कस किया था कि ललित आदित्य जो काराकोटा डायनेस्टी का एक इम्पॉर्टेंट ये किंग था, पावरफुल किंग था, उसने इसको बनवाया था। उसके बाद यहाँ पे एक शंकराचार्य टेम्पल है, शंकराचार्य टेम्पल, जिसको जेतेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, ठीक। ये भी एक मतलब ये भी एक अच्छा एक कश्मीर में अगर आप गए होंगे तो आपको दिखेगी वो जगह, शंकराचार्य टेम्पल काफ़ी ऊपर टॉप पे है, जहाँ से पूरा डल लेक वगैरह दिखता है, पूरा कश्मीर वैली का वहाँ से व्यू है। तो वो एक 20 फुट का रेज स्ट्रक्चर है, एक रॉक पे वो स्ट्रक्चर बना है, और उसकी जो बेस है दैट इज़ ऑक्टागोनल, 8 साइडेड ऐसा स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर वो
खड़ा हुआ है। 20 फीट रेज्ड प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर ये टेम्पल बनाया हुआ। ये एक्चुअली शंकराचार्य जो थे ये केरला से यहाँ आए हुए थे, और यहाँ पे इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, एक लिटरेचर विच इज़ कॉल्ड एज सौंदर्य लहरी। ये एक इम्पोर्टेंट लिटरेचर बुक है जिसको यहाँ तंत्र टेक्स्ट बुक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ टेम्पल्स हैं यहाँ पे। टेम्पल्स के बाद जो चीज़ डिस्कस हुई है दैट इज़ पेंटिंग्स। अब पेंटिंग्स में क्या है, अजंता पेंटिंग्स काफ़ी फेमस है, सब लोगों को पता ही होगा अजंता पेंटिंग्स का, है ना। केव्स में हुई है ये पेंटिंग्स, केव्स के अंदर। चूँकि केव्स जो थी वो कैसी होती, डार्क, और ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी जो पेंटिंग है ना किसी टॉर्च लाइक चीज़ का इस्तेमाल होकर अंदर पेंटिंग हुई है। और पेंटिंग जो है इसमें कलर्स जो हैं इतने विविड कलर्स का इस्तेमाल हुआ है कि अभी तक वो पेंटिंग जो है वो मतलब पूरा साफ साफ दिखता है, जबकि डार्क में यूज़ हुआ है और बहुत पुरानी पेंटिंग्स है, लेकिन अभी तक इसको अच्छे से मतलब देखा जा सकता है, एकदम विविड है। ठीक है ना, उसमें प्लांट बेस्ड कलर्स और कुछ मिनरल जो होते थे उनका यूज़ किया जाता था एज ए कलर्स। तो अच्छा, इनकी भी मैं आपको अगर इमेज दिखाऊं तो ये पेंटिंग, ये जो है गुफाओं के अंदर की पेंटिंग है। देखो कितना क्लियर विविड, मतलब इतनी पुरानी अभी भी इसका फ़ोटो ये पूरा साफ दिख रहा है एक। तो दिस इज़ अजंता पेंटिंग। अच्छा, इसके बाद इसमें डिस्कस जो किया है नेक्स्ट बुक्स आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो कि बुक्स इतनी सारी हैं। इस बुक के अंदर जो डिस्कस की गई हैं हम उनको देखेंगे। एक जो है दैट इज़ सीलापदी करण, इसको लिखने वाला इलांगो। फैक्चुअल चीज़ें हैं, याद रखनी है। तमिल में है, लगभग 1800 साल पहले लिखी गई। इसमें क्या है, कोवलन एक आदमी है जिसकी शादी जो है वो किससे हुई है, कन्नगी से, लेकिन इसका अफेयर जो है वो किससे है, माधवी से। अब क्या होता है कि आगे चल के एक ऐसा टाइम होता है, इस पूरी इनके लव अफेयर के बारे में ये सारा जो एपिक है लिखी गई है, लेकिन आगे जाके एक टाइम होता है कि इन दोनों को ये जगह जहाँ ये रहते हैं वहाँ छोड़ के किसी दूसरे शहर मदुराई जाना पड़ता है। और मदुराई में इस कोवलन के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगता है और इसे उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, जिस पे कन्नगी बहुत गुस्सा हो जाती है और पूरे मदुराई को जला लेती है, आग लगा लेती है। ठीक है ना, ऐसा कुछ किस्सा इसके अंदर है। इसके बाद सेकंड जो बुक है ये भी एक एपिक है, ये भी तमिल में है, मणिमेगलाई। ठीक है, इसको लिखा है सातनार ने, ये भी तमिल में है और ये लिखी गई है लगभग 1400 साल पहले 14। अब इसमें क्या है, जो कोवलन था और माधवी जिनका हमने पीछे देखा कि उसमें अफेयर था, इनकी एक बेटी थी, डॉटर, उस डॉटर की कहानी इस मणिमेगलाई में लिखा गया है। ये सारा जो ये पीस ऑफ लिटरेचर है, दिस इज़ अबाउट द डॉटर ऑफ कोवलम एंड माधवी। गॉट इट। ये दूसरा है। अब इसके बाद जिन लिटरेचर्स की बात की है जिनसे आप वाकिफ़ भी होंगे, ठीक है ना, महाभारत है ना, सब लोग जानते हैं। महाभारत क्या है, कौरव्स और पांडव्स के बीच में क्या जो होती है, बैटल होती है, जो लड़ाई है, किसके लिए, कुरुज़ के लिए। कुरु एक नॉर्दर्न इंडिया की एक जगह है, ठीक है ना, जो लगभग हरियाणा और वेस्ट यूपी का जो एरिया है, ठीक है,
वहाँ पे लड़ाई होती है। कुरुज़ का जो जहाँ ये लोग रहते थे, कुरु मतलब वो लोगों को कहा जाता था वहाँ वो जो थे, और जहाँ पे ये रहते थे उसको बोला जाता था कुरुक्षेत्र। क्षेत्र ऐसे भी हम बोलते हैं कि क्षेत्र में एरिया, क्षेत्र एरिया। कुरुक्षेत्र मीन्स कुरुज का एरिया। तो कुरुक्षेत्र अभी भी जगह है हरियाणा में, आपको पता है। तो हरियाणा और वेस्ट यूपी का ही एरिया था जहाँ पे ऐसा कहा जाता था कि कुरुज जो थे वो रहते थे। तो इन्हीं के बीच में हुई थी जो है एक बैटल हुई थी। किस चीज़ के लिए? वो जो एरिया था उस एरिया को हासिल करने के लिए, जिसको कहा जाता है महाभारत। ये सारी जो दिस इज़ एपिक है ना। एपिक क्या है? एपिक की सब लोगों को डिक्शनरी के अंदर डेफिनेशन देख लेनी चाहिए कि एपिक क्या होता है। ठीक है। अब महाभारत, इसी महाभारत का ही एक चैप्टर जो है गीता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महाभारत का ही एक चैप्टर है जिस चैप्टर को अलग से निकाल के एक बुक बन जाती है विच इज़ कॉल्ड एज भगवत गीता। ठीक है। महाभारत के बाद आप दूसरी जो आप देखो, अब महाभारत लिखी किसने है? वेद व्यास ने। ठीक है, वेद व्यास ने। उसके बाद आते हैं रामायण। रामायण किसने लिखी है? बिलीव्ड टू बी कंपोज्ड बाय वाल्मीकि। ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, जो कोसला का जो प्रिंस होता है, इनकी जो कैपिटल होती है वो अयोध्या होती है। कोसला प्रिंस होता है जिसका नाम होता है राम। इसकी बीवी को उठा ले जाता है श्रीलंका का जो किंग होता है रावण। ठीक है। तो बाद में वो उससे किस तरह से वापस लाता है। ठीक है ना। और इस जिसमें राम जो है वो एग्ज़ाइल 14 साल का, जिसको हम बोलते हैं वनवास, एग्ज़ाइल मतलब वो जो 14 साल वनवास, वो सब की कहानी इस रामायण के अंदर है। तो ये भी उस वक्त का पीस ऑफ लिटरेचर है। महाभारत है, रामायण है। महाभारत में आपको पता है कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई कौरव्स और पांडवों के बीच में। किसके लिए? अगेन फॉर द पावर, ऐसी जगह के लिए जहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। फिर रामायण के बाद कह रहे हैं दिस इज़ अगेन एपिक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलें तो पुराण्स हैं। अब जो पुराण्स है, पुराण्स का लिटरल मीनिंग जो है दैट इज़ ओल्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं? पुराना बोलते हैं ना, पुराना। तो यहाँ पे भी देखो पुराना, पुराण्स है। ठीक। ये भी संस्कृत में लिखेंगे, संस्कृत वर्सेस हैं। अब इसमें भी क्या लिखा है, जो डाइटीज़ होती थी, ठीक है ना, रिलीजियस है, कैसे उनकी वर्शिप करनी है, वो सब चीज़ें इसमें लिखी हैं। और पुराण्स एक ऐसी चीज़ है कि विच इज़ मेंट फॉर ऑल, है ना। इसे मतलब औरतें भी पढ़ सकती थी, मर्द भी पढ़ सकती थी, और ऐसा कहा जाता था कि शेड्यूल कास्ट जो शूद्र थे वो भी इसे पढ़ सकते थे। पुराण्स ये थी। तो ये कुछ उस वक्त की ऐसी रिलीजियस, ये कुछ एपिक्स हैं, लिटरेचर के पीस हैं। इसके अलावा मेघदूत है जो कालिदास का है, अगेन पीस। और कालिदास का आपने देखा अभिज्ञान, शकुंतलम वो आपने सुना था, फिर अग्निमित्रम आपने सुना होगा। तो ये कुछ किताबों के नाम है पीस। तो ये भी मतलब उस वक्त का स्किल दिखाता था, एस्थेटिक सेंस, आर्टिस्टिक सेंस जो था उस टाइम के लोगों का, कैसे वक्त के साथ ये चीज़ें भी आ रही थी। इसके अलावा साइंस वगैरह में भी काफ़ी तरक्की हो गई थी। जैसे आप देखो कि आर्यभट्टा की बुक, उसने एक बुक लिखी है आर्यभट्टियम। ठीक है। इन्होंने किसकी बात की? इन्होंने एस्ट्रोनॉमी की बात की, इन्होंने ज़ीरो की बात की, इन्वेंशन ऑफ ज़ीरो। आर्यभट्टा को इसका क्रेडिट दिया जाता है। इसके बाद उस टाइम एक्लिप्सिस के बारे में इन्होंने बताया, साइंटिफिकली समझाया कि ये जो एक्लिप्सिस हैं ये कैसे होते हैं। डे और नाइट फॉर्मेशन जो था, दिन जो और रात बनते हैं, ये जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है तो दिन और रात, उस वक्त इन्होंने बताया। सरकमफ्रेंस जो है,
सरकमफ्रेंस नापने का जो इन्होंने बोला, वो उस टाइम उन्होंने बोला। तो ये आर्यभट्ट, ये इनकी मतलब कंट्रीब्यूशन। इसके बाद मेडिकल साइंसेज में हम काफ़ी आगे निकल गए थे। जैसे आप आयुर्वेद को देखो, आयुर्वेदा, ठीक है ना। दो लोग ऐसे मेडिकल साइंस से जुड़े, एक तो चाणक। चाणक ने क्या लिखा? चाणक संहिता, चाणक संहिता, बुक ऑफ मेडिसिन, बुक ऑफ मेडिसिन। आज तक आप देख रहे हो कि आयुर्वेद कितना फ्लॉरिश कर रहा है। उसके बाद एक उस टाइम का एक सर्जन था, सुश्रुता, इसने भी बुक लिखी, सुश्रुता संहिता, जिसमें इलाबरेट सर्जिकल प्रोसीजर्स इससे बताए, किस तरह सर्जरी होती है। उस दौर के लोग, सुश्रुता जो सर्जिकल प्रोसीजर, उस टाइम में भी सर्जरी होती थी। तो मतलब ये उस वक्त के स्किल्स दिखाता है। तो जो इस क्लास 6 जो एनसीईआरटी हिस्ट्री, इसके लास्ट पे थोड़ा सा इन्होंने एक चैप्टर ये रखा, जिसमें बाकी डेवलपमेंट्स के साथ साथ उन्होंने लोगों के जो स्किल्स थे वो किस तरह से एडवांस हो रहे थे, किस तरह से आगे बढ़ रहे थे, उनको भी दर्शाया यहाँ पे, ठीक है ना। तो जिसमें हमने, आपने देखा कि थोड़ा सा बिल्डिंग्स को हमने देखा, वहाँ पे लोगों के स्किल्स देखे। उसके बाद पेंटिंग्स को हमने देखा कि कितने आर्टिस्टिक लोग थे, हैं, कितनी बारीकियों के साथ ऐसे खोद के चीज़ों को एक सीन दर्शाया जाता था पूरा। तो कितना आर्टिस्टिक सेंस उनका कितना स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद बुक्स की हम बात करें तो उस टाइम इतनी एपिक्स लिखे गई, इतने प्लेज लिखे गए। उसके बाद साइंस के बारे में इतना ज्ञान उन लोगों को था कि किताबें लिखी गई, ठीक है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, और इसी चैप्टर के साथ हमारा क्लास 6 की जो हिस्ट्री है वो ख़त्म होती है। आगे अब जाके हम क्लास 7 की हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, जिसमें मोस्टली हम डील करेंगे मेडिवल हिस्ट्री को। दिस वाज एंशंट हिस्ट्री, है ना। तो एंशंट हिस्ट्री को हमने पढ़ा, लेकिन इसके फंडामेंटल्स को, है ना, ताकि आप मतलब एक समझ पाए कि हम किस तरह से, कहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ और कैसे कैसे आगे जाके हम चीज़ें जो हैं वो आगे बदलने लगी, चेंज होने लगी, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होने लगी, है ना। तो बेसिक से ही एक अगर पता होगा तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्लियर हो जाती है। बाकी जो फैक्चुअल चीज़ें कुछ होती हैं वो तो याद रखनी पड़ती है, लेकिन ओवरऑल आप हिस्ट्री को समझ पाते हो, आप खुद को समझ पाते हो, आप अपने अतीत को समझ पाते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।